रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने पेश किया 2016 रेल बजट। नहीं बढ़ा यात्री किराया और माल भाड़ा, अब किराया बढ़ाकर कमाई करने की सोच बदलने का फैसला। प्रधानमंत्री मोदी के विजन को आगे ले जाने का ऐलान। रेल बजट में मिली यात्रियों को नई 4 ट्रेनों की सौगात। हमसफर, तेजस, उदय और अंत्योदय नाम से चलेंगी नई ट्रेनें। हम सफर में लगेंगे 3rd एसी के डिब्बे। डबल डेकर होंगी उदय और आम लोगों के लिए पूरी तरह से अनारक्षित यानी अनरिजर्व्ड होगी अंत्योदय एक्सप्रेस। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने साल 2020 यानी 2020 तक समय से गाड़ी चलाने और सबको रिजर्वेशन मुहैया कराने का ऐलान किया। 2020 तक मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग खत्म करने का भी लक्ष्य रखा। रेल बजट में महिलाओं और बच्चों का खास ख्याल। रेल मंत्री ने सुरेश प्रभु ने जननी सेवा शुरू करने का ऐलान किया। कहा ट्रेनों में ही बेबी फूड, गर्म दूध और गर्म पानी उपलब्ध कराने की होगी हर कोशिश। हर कोच में महिलाओं को 33% आरक्षण। पीएम मोदी ने की रेल बजट की तारीफ। कहा वादों के मुताबिक बजट, हर चीज का रखा गया ख्याल। प्रभु के बजट में 2.5 गुना बढ़ा निवेश। टेक्नोलॉजी बढ़ाना बजट का मूल मंत्र। यह रेल बजट देश के नव निर्माण के लिए अहम कड़ी। उधर जेएनयू मसले पर राज्यसभा में अरुण जेटली का बयान। राष्ट्रद्रोह कैसे हो सकती है अभिव्यक्ति की आजादी। हम सब जानते हैं कि अफजल गुरु की क्या थी सोच। प्रतिबंध के बावजूद जेएनयू में हुआ कार्यक्रम। कुछ नकाबपोश लोग आए और देश विरोधी नारे लगाए। और आर्म्स एक्ट में सजा काटकर जेल से रिहा हुए संजय दत्त। कहा आतंकवादी नहीं हूं मैं, 93 के धमाकों से नहीं जोड़े। देश की धरती से करता हूं प्यार, यहीं पैदा हुआ और यहीं मरूंगा। इस आजादी के लिए किया है 23 साल का लंबा इंतजार। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का प्राइम न्यूज पर। मैं हूं राजीव रघुनंदन। वक्त प्राइम एजेंडा का है। कहते हैं कि रेल देश की लाइफलाइन है और अगर रेल की रफ्तार देश का विकास रुकेगा। लिहाजा रेल का चलना हमारे और आपके लिए बेहद जरूरी है। लेकिन सवाल है कि रेल को कैसे चलाया जाए। क्या रेल का किराया और माल भाड़ा बढ़ाकर या नहीं बढ़ाकर रेलवे का उद्धार किया जा सकता है? क्या देश भर में सिर्फ 4 नई ट्रेनें चलाकर यात्रियों की जरूरतें पूरी की जा सकती हैं? रेलवे की हालत का अंदाजा तो आप रेलवे में सफर करके आसानी से लगा सकते हैं और आप सबने कई बार ट्रेनों में सफर भी किया होगा और आपने रेलवे की बदइंतजामी और असुविधाओं पर खुद से कई सवाल भी पूछे होंगे। अगर आप तत्काल टिकट के लिए रेलवे रिजर्वेशन की खिड़की पर जाएं तो यह पता चलेगा कि कितनी मारामारी रहती है। इस सब के बीच आज देश के रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने अपना दूसरा रेल बजट पेश किया। माना यह जा रहा था कि यह काफी कुछ रियलिस्टिक होगा, यानी जो पॉपुलिस्टिक बजट हम देखते आए थे पिछले कई दशकों से उस तरह का नहीं होगा। कुछ कुछ वैसी ही तस्वीर सामने भी निकलकर सामने आई। हालांकि जैसी रवायत बन चुकी है हमारे देश की सियासत की कि सत्ता पक्ष ने इस रेल बजट की भूरी भूरी प्रशंसा की, जमकर तारीफ की। वहीं विपक्ष चाहे जेडीयू रहा हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो या फिर दूसरी पार्टियां रही हो, उन्होंने इसे एक सुर से खारिज किया। कई पूर्व रेल मंत्रियों ने भी इस बजट को पूरी तरह से खारिज किया। जल्दी से अगर हम कुछ लाइनें पढ़ें कि आज क्या कुछ खास रहा, तो दिल्ली सरकार के साथ मिलकर रिंग रेलवे पर काम करने का फैसला, कोलकाता में मेट्रो ट्रेन का 100 किलोमीटर का विस्तार,
2020 तक 400 करोड़ राजस्व का लक्ष्य। रेलवे बोर्ड के पुनर्गठन की बात कही गई है। स्टार्टअप के लिए जो प्रधानमंत्री की बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है, 50 करोड़ रुपए की घोषणा। चेन्नई में पहला रेल ऑटो हब बनेगा। राष्ट्रीय रेल योजना तैयार होगी, ये पहली बार हो रहा है। एक ट्रेन में एक आदमी को जवाबदेह जिम्मेदार बनाया जाएगा। मालगाड़ियों के लिए खास कॉरिडोर बनाने की योजना है। हर कैटेगरी में महिलाओं को 33% आरक्षण। रेल बजट पर लालू प्रसाद यादव बयान दे चुके हैं। उन्होंने कहा है कि दरअसल रेलवे को इस बजट के जरिए बीमार बनाया गया है। पवन बंसल ने कहा है कि इसमें कुछ भी नया नहीं है। इस सब के बीच सुरेश प्रभु आज ये कह रहे थे कि समय से गाड़ी चलाना हमारी पहली प्राथमिकता है। 4 ट्रेनों की घोषणा की गई। हमसफर, उदय, तेजस और अंत्योदय योजना पीपीपी मॉडल पर इस बार भी जोर है। मॉडर्नाइजेशन और डिजिटलाइजेशन होना है। मोबाइल ऐप पर भी प्लेटफॉर्म टिकट मिलेगा। 2 साल में 400 स्टेशनों पर वाईफाई की सुविधा। इसके अलावा विश्राम गृह की ऑनलाइन बुकिंग भी हो सकेगी। 475 स्टेशनों पर जैव शौचालय खोले जाएंगे। 3000 करोड़ की बचत का लक्ष्य रखा है। इस तरह की कई सारी योजनाएं, कई सारे प्रावधान इस बजट में रखे गए हैं। मोटा मोटी बात यह है कि जो चुनावी और पॉपुलिस्टिक बजट होता था वो इस बार नहीं है। ये शुरुआत हालांकि पिछले साल से ही हो चुकी थी और एक जो रियलिस्टिक बजट है वो पेश करने की कोशिश की प्राइम एजेंडा में। आज हम जरा अपने एक्सपर्ट से ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई यही वो बजट है जो हमें विजन 2020 या फिर विजन 2030 तक ले जाता है। कई खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। बगैर वक्त गवाए अपने मेहमानों से तुरंत हम आपका परिचय करा दें। आज हमारी इस डिबेट में, आज प्राइम एजेंडा में हमारे साथ है बहुत ही सम्मानित, बहुत ही वरिष्ठ रेल एक्सपर्ट एसके विज साहब। विज साहब, बहुत स्वागत है आपका आज के प्राइम एजेंडा में। आपकी टिप्पणियां हमारे लिए बड़ी महत्वपूर्ण रहेंगी। बहुत ही सम्मानित वरिष्ठ पत्रकार पीयूष पंत जी हमारे साथ हैं। बहुत ही सम्मानित वरिष्ठ पत्रकार अनुराग वर्मा जी हमारे साथ हैं। दिन भर आज टेलीविजन के सामने गुजारा है अनुराग वर्मा जी ने और एक एक चीज का बारीकी से परीक्षण निरीक्षण किया है। एक पत्रकार की नजर क्या कुछ पकड़ पाई है, हम जरा समझने की कोशिश करेंगे। और पॉलिटिकल पैनल में हमारे साथ बहुत ही सम्मानित वरिष्ठ नेता जेपी अग्रवाल साहब हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से, और आरती मेहरा जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। सभी मेहमानों का बहुत स्वागत। और सवाल सीधे विज साहब आपसे, एक एक्सपर्ट की नजर क्या देख रही है? क्या वाकई आज जो बजट पेश किया गया वो विजन 2020, विजन 2030 का बजट है? आम आदमी को देख करके, उसकी सुविधाएं, उसकी ज़रूरतों को देख करके ये बजट बनाया गया है। उसके बारे में बजट में बड़े विस्तार से काफ़ी आईटी का यूज़ है, काफ़ी कैपेसिटी एनहांसमेंट का यूज़ है, काफ़ी सफाई मेंटेन करने का, बायो टॉयलेट्स, बायो वैक्यूम टॉयलेट भी वर्ल्ड में पहली जगह पे ट्राई हो रहा है डिब्रूगढ़ राजधानी में। ये चीज़ें जो बताई गई। और सिमिलरली यात्री को चाहिए क्या? टिकट मिल जाए, सीट मिल जाए और इन्फॉर्मेशन मिल जाए और क्लीननेस मिल जाए। यात्री तो उसके बाद में पंक्चुअलिटी की बात करता है। यात्री उसके बाद में, क्योंकि सेफ्टी का चाहे जो मीडिया में कहा जाता है एक एक्सीडेंट के बाद में, बट इन टोटलिटी रेलवे तो बहुत एक सेफ मोड ऑफ ट्रैवल है। अगर आप टोटल पैसेंजर्स देखें, टोटल नेटवर्क देखें, टोटल नंबर ऑफ ट्रेन देखें, तो इन सब चीज़ों को किया गया है। पर जो नहीं किया गया है, मेरे ख्याल में पब्लिक परसेप्शन में थोड़ा सा किराया बढ़ जाना। पब्लिक तैयार थी, सुविधाओं के साथ पब्लिक पैसा और देने के लिए तैयार है। और रेलवे के पास में पैसा जुटाना एक बहुत बड़ा दुर्गम सिचुएशन है। और पैसा LIC से 9% पे लेना या कहीं और से हाई कास्ट पे लेना एक डेट ट्रैप की तरफ ले जा सकता है। बट फिर भी जो रेलवे की जो इससे परहेज क्यों किया गया? क्योंकि पिछले साल रेल बजट आने से पहले और पिछले साल किराया बढ़ने के बाद एक तर्क हमने खूब सुना था जिसका हम जिक्र यहाँ करना चाहेंगे। तमाम नुमाइंदे पार्टी के और सरकार के ये कह रहे थे कि साहब हम फैसिलिटी देंगे, हमारा जोर फैसिलिटी पर है, और अगर इसके लिए आपकी जेब से हम थोड़ा लेते हैं तो हम इसमें कतई गुरेज नहीं करेंगे। लेकिन एक साल होते होते अपने दूसरे ही रेल बजट में रेल मंत्री हिचकने क्यों लगे कि साहब ठीक है हम किराया नहीं बढ़ाएंगे? वजह इसकी मेरी समझ में 2 चीज़ें आती हैं। एक तो ये है
कि रेलवे का 75,000 करोड़ पैसेंजर ट्रैफिक पर खर्च होता है और 45,000 करोड़ ही रेज होता है, तो ये गैप बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से फ्रेट ट्रैफिक इंडेक्स हमारा हाईएस्ट इन दी वर्ल्ड है, जिसकी वजह से फ्रेट ट्रैफिक की ग्रोथ इस साल 2-2.5% हो पाई, जबकि अनुमान था कि 7% होगी। इनफैक्ट वो इतना ज़्यादा अगर आप फ्रेट बढ़ाते रहेंगे तो एक स्टडी की गई है कि 10% फ्रेट बढ़ाएंगे तो 5.5% फ्रेट ट्रैफिक कम हो जाएगा जी। तो इसलिए उस क्रॉस सब्सिडी को कम करना भी बहुत ज़रूरी है। बाकी रेलवे की इन्वेस्टमेंट बढ़ानी है, इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए रेलवे सिर्फ पैसा मांगती रहे या लोन लेती रहे, रेलवे अपने आप को सेल्फ सस्टेनिंग बनाए, यही सबकी इच्छा होगी, आशा, इसी की तरफ काम करना चाहिए। काम कुछ होगा, जैसे कैपेसिटी एडिशन के बारे में कहा गया है, गुड्स ट्रेन की एवरेज स्पीड जो है 23 से 50 हो जाएगी, सुपर फास्ट ट्रेन की एवरेज स्पीड 55 से 80 हो जाएगी। ये चीज़ें अगर दोनों हो जाएंगी तो कैपेसिटी एडिशन सब्सटेंशियल हो जाएगा। और जो पॉपुलिज्म के प्रोजेक्ट्स को छोड़ दिया गया लास्ट ईयर से और उसकी बजाय में कैपेसिटी एडिशन के प्रोजेक्ट किए जा रहे हैं, वो अच्छी बात है, पर कैपेसिटी एडिशन एग्जिस्टिंग नेटवर्क पे बढ़ा लेना फास्टर और कम कास्ट पर के तरीके टेक्नोलॉजी के हैं, उन की डिटेल नहीं मैं देख पाया, पर वो चीजें भी हो तो अच्छी बात होगी। जी, हम सीधे अग्रवाल साहब के पास जाना चाहेंगे। जेपी अग्रवाल साहब, मेरा फोटो जी, जेपी अग्रवाल साहब, कैसा लगा ये बजट? क्या इस बजट में प्रभु की कृपा हुई कांग्रेस पार्टी के नजरिए से, या फिर हम सारे दिन विपक्षी दलों के जो रिएक्शन देखते रहे? अग्रवाल साहब की राय भी कुछ कुछ वैसी है कि साहब पूरी तरह से खारिज, इसमें कुछ भी अच्छा नहीं है, ये तो पीछे ले जाने वाला है, इसमें तो पुरानी चीजों को ही दोहरा दिया गया है, ये चीज तो हम लाना चाहते थे, उसी का बार बार जिक्र कर दिया गया है, पैसा कहां से लाएंगे, वगैरह वगैरह। सर, मैं राजीव साहब, मैं बहुत ध्यान से विज साहब को सुन रहा था जी। मैं ये कहना चाहता हूं कि 7,000 स्टेशन है, 12,000 ट्रेनें हैं, 2-2.5 करोड़ लोग इस पर ट्रेवल करते हैं जी। इतनी बड़ी इंस्टीट्यूशन के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो क्या सिर्फ आप ये कह रहे हैं हम ये सुविधा दे रहे हैं, वो कहना काफी है? क्या आप ये नहीं बताएंगे कि हमारा एग्जीक्यूशन आगे के लिए भविष्य में क्या होना चाहिए? आपने कह दिया हम 4 ट्रेन नहीं दे रहे हैं, 12,000 ट्रेनें चल रही है, आप कह रहे हैं 4 ट्रेन दे रहे हैं, 7,000 स्टेशन है, आप कह रहे हैं 100 स्टेशन पे वाईफाई दे रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं, जो मेरी उम्मीद थी, पहली उम्मीद मेरी ये थी कि क्योंकि पेट्रोल का दाम क्रूड ऑयल का $27 पे आ गया, तो मुझे ये उम्मीद थी कि ये किराए कम करेंगे और किराए कम करने से लोगों को राहत देंगे। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूं कि जो टेक्निकल बात है, एक एंटी कोल्यूजन डिवाइस बननी थी जिसके अंदर लोग हताहत नहीं होते, एक्सीडेंट नहीं होते और लोगों की जान और माल की सुरक्षा होती। जो सिग्नल प्रणाली है उसके बारे में कोई बात इन्होंने नहीं कही, जो इंजन अपग्रेडेशन है उसके बारे में इन्होंने कोई बात नहीं कही। अब मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि जो माल ढुलाई है जिससे इनको बहुत बड़ा रेवेन्यू मिलता है, क्या आपको मालूम है कि 3 करोड़ रुपया कंटेनर लोडर्स में बाकी है, जिसका 1 पैसा इन्होंने वसूल नहीं करा और जिसके कारण रेलवे हमेशा परेशानी में रहता है जी। आप सुविधाएं दे नहीं पा रहे, रुपया वसूल नहीं कर रहे। अब एक और सुन ले मेरी जी। 12,000 अनमैन्ड क्रॉसिंग है जिनको इन्हें पूरा करना है जी। और उसमें इन्होंने शायद बहुत थोड़े से कहा है कि हम इसे कर देंगे। आप कैसे पूरा कर देंगे, कहां पूरा कर रहे हैं? आपका या तो आप उसके बारे में कोई पॉलिसी बनाए और पॉलिसी फ्रेमवर्क दें कि ये रेलवे के हालात हैं, इतनी ट्रेनें हैं। अब एक मैं जानना चाहता हूं, आपने बुलेट ट्रेन और फास्ट ट्रेन की बात करी, क्या मैं जानना चाहता हूं कौन से पेपर पे आपने काम करा? आप बुलेट ट्रेन अहमदाबाद से और बंबई ले जा रहे हैं, क्या वहां हैवी ट्रैफिक है? आप वो ट्रेन वहां से चालू करें जहां सबसे ज्यादा हैवी ट्रैफिक हो। जैसे मान लीजिए दिल्ली से और पटना लोग जाते हैं, एक पीक पीरियड है 3 महीने का, बेशुमार लोग स्टेशन पे पड़े होते हैं। आपकी कोई स्टडी नहीं है उसके बारे में, आपने एक लफ्ज उसके बारे में नहीं बोला, आपने कहीं ये नहीं बताया कि कौन से ऐसे स्टेशन है जो सबसे ज्यादा है। एक बात मैं चाहता हूं, आपके एम्प्लॉयज हैं जी, आपके 12 लाख एम्प्लॉयज हैं,
आप उनके बारे में बिल्कुल चुप रहे। आपने उनके कॉलोनीज के बारे में बात नहीं करी, उनकी सुविधा के बारे में बात नहीं करी। आप बार बार ये कहते हैं रेलवे खराब है, मतलब एम्प्लॉयज खराब है। अग्रवाल साहब, जब इतनी खामियां हैं कांग्रेस पार्टी के नजरिए से, तो फिर ये बजट है क्या? सर, जब इतनी खामियां हैं, इसमें पॉलिसी का जिक्र नहीं है, एग्जीक्यूशन का जिक्र नहीं है, एम्प्लॉय वेलफेयर की बात नहीं है, तो फिर क्या है? मैं कह सकता हूं कि जो एक सेंटेंस में सुविधाओं को लिया जा सकता था, उसको उन्होंने पूरे रेल बजट में दे दिया, जिसका कोई मतलब नहीं निकलता। सिर्फ आधारहीन बजट है ये नहीं लगता कि 125 करोड़ के हिंदुस्तान का रेल मंत्री इन छोटी छोटी बातों का जिक्र। अब मान ले 12,000 ट्रेनों में वो कह रहे हैं 16,000 टॉयलेट लगाएंगे, रेल मंत्री बोल रहे हैं। सर, क्या विजन है आपका? ठीक है सर, आधारहीन बजट है। हम जवाब ले लें, हमारे पास दो एक्सपर्ट और बजट में कर रहे हैं। सर, 2 एक्सपर्ट और हैं, हम आपकी बात पर जवाब ले लें। हमारे साथ पीयूष जी हैं इस डिबेट पे, अनुराग वर्मा साहब हैं, लेकिन हम पहले सीधे आरती मेहरा जी के पास जाएंगे। मेहरा जी, चाहे जितना आप खुश हो लीजिए, प्रधानमंत्री से लेकर पार्टी के अध्यक्ष तक ने सुरेश प्रभु जी को बधाई दे दी, लेकिन अग्रवाल साहब को, कांग्रेस पार्टी को, जेडीयू को, आरजेडी को, जिनके इस देश में रेल मंत्री रहे हैं, उन्होंने इस बजट को खारिज किया। अग्रवाल साहब खुद ये कह रहे हैं कि पूरी तरह से आधारहीन बजट है। टिप्पणी करिए मैम, जवाब दीजिए। राजीव जी, सबसे बड़ी बात अगर इस बजट की कोई भी है, एक्सपर्ट्स आपके पैनल पे बैठे हैं, तो वो ये है कि भारत में भारतीय रेल द्वारा, भारतीय रेल मंत्री के द्वारा ये एक एब्सोल्युटली नॉन पॉलिटिकल बजट आया है। क्योंकि जो अपने सुरेश प्रभु जी हैं जी, वो पॉलिटिकल व्यक्ति नहीं है, और उन्होंने नॉन पॉलिटिकल सब वर्गों को ध्यान में रखते हुए बड़ा ही समावेशी बजट दिया है जी। मानती हूँ जयप्रकाश जी की दुविधा है कि उनकी मजबूरी है, वो ठीक और अच्छा कह ही नहीं सकते, वो अपनी बात कहते हैं और सदन से उठ के चले जाते हैं, यही इनका चरित्र है, और इनके लिए मजबूरी है। ये कैसे कह सकते हैं इसका अच्छा बजट? लेकिन आज सभी एक्सपर्ट्स को देखिए, मेरे प्रधानमंत्री जी को ही ना देखिए, आप सभी एक्सपर्ट्स को देखिए, बीजेपी के प्रवक्ताओं को ही ना देखिए, सभी इसको एक बहुत बेहतरीन बजट के रूप में कह रहे हैं। आप, मैं विरोधी पार्टियों की बात नहीं कर रही हूं। ये ऐसा बजट है जिसमें महिलाओं को 33% आरक्षण की बात की है, उनकी सुरक्षा की बात की है, जी, जवाब बिल्कुल जवाब देंगे सर, हम जवाब लेंगे, आपसे पूरा करने दीजिए। बुजुर्गों को बड़ा संवेदनशील बजट है, जो बारीकी से जाके समस्याएं देखी हैं, उन बारीकी से जाके समस्याओं के तह तक पहुंच के उन पे काम किया हुआ बजट है। ये एक सेंसिटिव मंत्री जिस प्रकार से काम करना चाहिए, उस प्रकार से उसमें काम किया गया है। 4 ट्रेनों का जो जिक्र है वो उस कैटेगरी की, उस श्रेणी की, जो उस श्रेणी की ट्रेनें चलेंगी, उसकी बात की है। उसमें जिस तरह का समावेश किया गया है उसके डिटेल सब आपके पास है। तेजस है तो उसकी 130 स्पीड पे बात की है, डबल डेकर उदय ट्रेन की बात की है, जो भीड़ भाड़ वाले रास्ते पे चलेगी, बिना रिजर्वेशन के 3rd AC ट्रेन की बात की है उन्होंने, जो कि पूरी तरह से अंत्योदय ट्रेन होगी, गरीबों के लिए होगी, उस हर आम व्यक्ति के लिए होगी। मुझे लगता है वाईफाई आईटी का पूरा प्रयोग, वाईफाई की कितनी जरूरत होती है जब लंबा सफर हमारे देश का यूथ करता है, बिजनेस करने लोग जाते हैं, भाड़े में 1 पैसा नहीं बढ़ाया, पैसे की बात अभी, लेकिन अग्रवाल साहब तो कमी की उम्मीद कर रहे हैं। मैं बोलना चाहूंगी, अग्रवाल साहब कह रहे हैं कि कच्चे तेल की कीमतों में दुनिया में गिरावट है, लिहाजा किराए कम होने चाहिए थे, आप कुछ न बढ़ाकर श्रेय ले रही हैं। हम जरा अग्रवाल साहब से आपकी बात पर एक छोटी सी टिप्पणी ले लें, फिर हम जरा स्टूडियो में आए। आरती जी, आपने कहा कि ये देश का पहला नॉन पॉलिटिकल बजट है, जेपी साहब टिप्पणी करिए। बिल्कुल
सर मैं ये सीधा बात जानता हूं कि जब आपका मैं अभी, विजन नहीं होगा, किराओं पे बहुत आप बोलना दूर चाहूंगी काबिल अपनी दोबारा परिणाम नहीं बातचीत देख में। पाएंगे। आप अगर ये नहीं देख पाएंगे कि मुझे 125 करोड़ के हिंदुस्तान को जोड़ना है, तो आप फेल होंगे। और आप उसका नतीजा ये होगा कि आप छोटी छोटी बातें बोलने लगेंगे जिसका कोई महत्व नहीं है। सर आप किसी भी रेल बजट को अगला हिस्सों में बांटे। सोशल वेलफेयर स्कीम एक चीज है, डेवलपमेंट एक चीज है, प्रायोरिटी एक चीज है, और सुविधा देना फैसिलिटी एक चीज है। ये सारी बातों में अगर आप देखेंगे तो सिर्फ सोशल वेलफेयर स्कीम में इन्होंने काम करा है कि हमने ये सुविधा दे दी, हमने ये सुविधा दे दी, हमने ये पहली बार कमर्शियल वेंचर का बजट आया है। ठीक है, पहली बार कमर्शियल की तरफ होते हुए जाता दिखाई देता है हमारा रेल बजट। ठीक है आरती जी, आवाज नहीं मिल रही हमें अग्रवाल साहब की। वो जब लौटेंगे हमारे साथ तो हम जवाब जब कमी देखी तो भाड़े को उसी उसमें रखते हुए। ठीक है अनुराग जी, क्या ये वाकई तो उसे पहला इसलिए नॉन उसको पॉलिटिकल प्रोत्साहन देने के लिए क्या ये बहुत संवेदनशील बजट है जैसा आरती जी बता रही है? इसमें हर वर्ग का ख्याल रखा गया है, इसमें युवा भी है, इसमें महिलाओं के लिए 33% आरक्षण भी है, इसमें अंत्योदय एक्सप्रेस जैसी ट्रेन भी है, या फिर जो बात अग्रवाल साहब कह रहे हैं कि साहब कोई विजन नहीं दिखता, आधारहीन बजट है इतने बड़े देश के लिए, ऐसा बजट मुकम्मल नहीं है। छोटी छोटी टिप्पणी सर। एक चीज मुझे जो सबसे इंपॉर्टेंट इस बजट में दिख रही है कि जहां मोदी सरकार अपने दूसरे साल में चल रही है और तीसरे साल की तरफ कुछ दिनों में जाने वाली है, तो अब इनको एक चीज समझ में आ रही है कि बहुत ज्यादा लंबे लंबे वादे जो एक बहुत ही रोजी पिक्चर पब्लिक को देके हमें नुकसान होगा, फायदा कुछ नहीं होगा। आप अगर पिछले बजट की रेलवे बजट की बात करें तो सुरेश प्रभु जब बजट पेश हो रहा था तो ऐसा लग रहा था बजट के पहले से जो माहौल था कि पता नहीं क्या चमत्कार होने वाला है, कि 6 महीने में इस देश में एकदम क्रांतिकारी परिवर्तन होने वाले, इस टाइप का माहौल बना था, जो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए बहुत घातक सिद्ध हुआ, बाउंस बैक किया वो। तो इस बार का रेलवे बजट बहुत ही प्रैक्टिकली जो ऐसी बातें उन्होंने बोली है कि कहीं से आप उसे रियलिस्टिक कह सकते हैं और जेपी अग्रवाल जी उसे जो है आधारहीन कह सकते हैं, लेकिन मेरी नजर में ऐसा बजट है कि जिसमें उनको कहीं भी ऐसी जगह नहीं मिलेगी कि कल को उनको फंसना पड़े। तो ये एक अच्छा सिग्नल भी है, और एक ये भी हमें बता रहा है कि यूनियन बजट जो आने वाला है उसमें भी काफी हद तक सच्चाई के बहुत करीब होंगे, बहुत ही ज्यादा ग्लैमरस बात नहीं की जाएगी। वादों और नारों में जो था कि अच्छे दिन आने वाले हैं, वो उस चीज पर लगाम लग रही है। अब जैसे जिस तरह से पता लग गया है कि साहब सिर्फ कह देने से अच्छे दिन नहीं आते, हमें रियलिटी में काम करके अच्छे दिन लाने पड़ेंगे, और उसी रियलिटी की दूसरी किस्त है। सबसे ज्यादा 15 लाख रुपए। अग्रवाल साहब आ रहे हैं, सर आ रहे, अग्रवाल साहब आ रहे हैं। हाँ पूरा करने दीजिए अनुराग जी। राजीव जी मैं वर्मा जी से पूछना। जी पूछे सर पूछे। मैं जो बोल रहा था जैसे जो बीजेपी, मैं वर्मा जी से पूछना चाहता हूं, अगर आप प्रॉमिस ही नहीं कर रहे इतने बड़े हिंदुस्तान के लिए, तो आप काम क्या करेंगे? अरे सर प्रॉमिस किया तो था 2014 में, कितना प्रॉमिस किया था सर? प्रॉमिस पिछले आप लोग खिंचाई करते हैं, अब जब बिल्कुल रियलिस्टिक है तो आप कह रहे हैं कि प्रॉमिस क्यों नहीं कर रहे? बड़े बड़े वायदे करना तो आपका काम था जी। अग्रवाल साहब प्रॉमिस तो आजादी के बाद से हम कर देखते आ रहे हैं, क्या हुआ क्या? प्रैक्टिकल जो लोगों को मैं तो वर्मा जी से जान रहा था, जरूरत की चीजें उन्हें पूरा करने का काम कर रहे हैं जयप्रकाश जी। अच्छा ठीक है, संक्षेप में सर अनुराग जी पूरा करें, हम जरा एक बार पीयूष जी के पास आएंगे। हाँ देखिए, अब जैसे चुनाव के पहले जिस तरह से जो मोदी सरकार का या मोदी के जो लीडरशिप में जो चुनाव लड़े गए, बहुत लंबे लंबे वादे किए गए, 15 लाख हर अकाउंट में आ जाएंगे, और सबसे ज्यादा बीजेपी को बाद में चुनाव के बाद सबसे ज्यादा सुननी भी इसी बात पे पड़ी कि हर खाते में 15 लाख रुपए जमा हो जाएंगे। फिर वो जुमले वाली बात आ गई, फिर जुमले वाली बात आ गई। तो अब इनको कहीं ना कहीं ये समझ में आ चुका है, बातें उतनी करो जिसको हम डिफेंड कर सकें, टीवी स्टूडियो में बैठ के, जनता के सामने और अखबारों में जी। ऐसा ना हो, यही कोशिश है आरती मैम, क्या यही कोशिश है कि वादों से आप लोग त्रस्त हो चुके हैं और उनका हश्र भी देख लिया है, लिहाजा बिल्कुल धरातल पर रहकर चीजें हो रही हैं? छोटा सा जवाब राजीव जी आपने मुझसे एक प्रश्न किया है। 15 लाख वाली बात जो थी वो कैंपेन के समय पे बोली गई थी
कैंपेन के समय में जयप्रकाश जी यहाँ पे बैठे हैं, इन्होंने क्या क्या वायदे किए थे गरीबों का, कांग्रेस का साथ, कांग्रेस का हाथ गरीबों के साथ। तो बीजेपी और कांग्रेस एक ही चीज जिस हो तरह गई क्या से फिर? थप्पड़ इन्होंने मारे, तो हम लोग तो बहुत प्रैक्टिकल होके 15 लाख जमा करा रहे थे। प्रैक्टिकल होके हमारा बड़ा एक रियलिस्टिक, जमीन से जुड़ा हुआ, आम पब्लिक, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए, और हर जो परेशान करती है चीज, चाहे वो सफाई व्यवस्था हो, चाहे कोई सुविधा हो और सुरक्षा हो, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए एक ये बड़ा इंक्लूसिव बजट आया है। इसमें पीपीपी प्रोजेक्ट की बात की गई है, इसमें रेवेन्यू जनरेशन की बात की गई है, और जिससे कि ये कमर्शियल वेंचर की तरफ पहली बार होता हुआ दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल आरती मैम, हमने पहले भी जब चर्चा की थी तो ये शब्द बार बार आया था, इंक्लूसिव पॉलिटिक्स, इंक्लूसिव डेवलपमेंट पर सरकार का जोर, और इस रेल बजट में भी आप कह रहे हैं कि इंक्लूसिव रेल बजट है, हर चीज का इसमें ख्याल रखा गया है। हम जरा पीयूष जी के पास आएंगे। पीयूष जी, समावेशी है, पूरा समावेशी है। पीयूष जी, क्या ये वो रेल बजट है जो रेलवे के या यात्रियों के अच्छे दिनों का आधार बनाता है, या फिर नहीं, ये उससे काफी दूर है? नहीं, देखिए, ये जो बजट है वो एक उम्मीद जगाता है, क्योंकि इसमें हर चीज को 2020 पे ले जाया गया है। तो मैं तो ये कह रहा हूं कि ये बजट है जो एक उम्मीद दिखाता है, और उस उम्मीद के पूरा हो पाएंगी वो उम्मीदें कि नहीं, ये अभी आप नहीं कह सकते, क्योंकि अगर इनके पिछले बजट में जिस तरह की इन्होंने दावे किए थे और बड़ी बड़ी योजनाएं रखी थी, एक साल के भीतर भीतर जो है रेलवे को नुकसान ही हुआ है और कुछ नहीं हुआ है। किसी भी जो इन्होंने अपने टारगेट्स रखे थे वो ये सरकार पूरा नहीं कर पाई थी। इसीलिए मुझे लगता है कि इस बार ये थोड़ा सा संभली है। हालांकि देखिए, बजट, रेल बजट का या मेन बजट का जो क्या होता है, आम आदमी से जहां तक कंसर्न है, तो जो आपका किराया है, भाड़ा है, वो ना बढ़े, जो आपका फ्रेट है वो ना बढ़े, क्योंकि उससे और जो लदाई है, जो ढुलाई है, उस पे दाम बढ़ते हैं, तो वो जाके फिर उपभोक्ता को ही वो ज्यादा परेशान करता है। तो लेकिन अब हो क्या रहा है, सरकारें जो है आज इन्होंने नहीं बढ़ाया, तो जैसे कि अभी आरती जी भी कह रही थी, ये पॉलिटिकल बजट नहीं है, तो मुझे तो लगता है कि बहुत बहुत ही ज्यादा पॉलिटिकल बजट है, क्योंकि इसमें न तो आम आदमी को नाराज किया गया है, और चूंकि चुनाव कई राज्यों में आ रहे हैं, उसी हिसाब से इन्होंने इस बजट को पेश किया है। महिलाओं को, बुजुर्गों को, इस सबको उन्होंने कवर किया है, तो ये निश्चित रूप से एक राजनीतिक बजट दिखाई देता है मुझे तो और देखिए, अब उम्मीदें जो इन्होंने जगा दी है वो 2020 का टारगेट रखा है, तो क्या वो होंगी कि नहीं पूरी होंगी? पिछले साल नुकसान हुआ, आपको देखिए, जो सरप्लस फंड था उसमें कमी आई है। जो सरप्लस फंड एक साल पहले 7,000 कुछ करोड़ था, वो घट के 3,900 करोड़ पे आ गया। इसी तरह जो है 17,000 करोड़ का जो नुकसान हुआ है एक साल के अंदर रेलवे को। तो मेरा यह कहना है कि एक उन्होंने उम्मीदों भरा बजट दिखाया है कि, लेकिन उसका क्रियान्वयन कैसे होगा? जो उन्होंने जो तमाम चीजें इसकी चर्चा आज करी है, उनका क्रियान्वयन सबसे बड़ा सवाल ये है। प्लान हमारे सामने जी हाँ, उसकी कोई चर्चा नहीं कि क्रियान्वयन कैसे होगा। अब आपने टिकट दिया, व्हाट्सएप पे सब कुछ कर लिया आपने, लेकिन आज भी आप जाइए तो रिजर्वेशन में इतनी दिक्कत होती है। आप तत्काल की टिकट बुक करा लीजिए, आपको लगेगा 100 सीटें खाली है, आपने जैसे ही एंटर किया अपना डेटा और भर गई, तुरंत जो है वेटिंग पे जाती है। ये है, क्या चक्कर है? इसमें हर सरकारें, पिछली यूपीए सरकार थी, वहां भी समस्या उठी थी, वो भी नहीं उसको दूर कर पाई, ना एनडीए सरकार दूर कर पाई है। तो आप व्हाट्सएप, वाईफाई ये सब कर रहे हैं, लेकिन ट्रेनें समय से कब चलेंगी? 2020 तक हम इंतजार करें क्या? आप तेज गति की ट्रेनें लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्या आपके ट्रैक इसके लिए मुफीद है कि नहीं है? तो ये तमाम बातें हैं, इस पे कोई भी आश्वासन या कोई भी जो प्लानिंग कहते हैं, योजना कहते हैं, वो हमें इस बजट में नहीं दिखाई। सारे सवाल सर पिछले कई बजटों से, जी हाँ, एक यात्री को क्या चाहिए? यात्री घंटों सरकार को परेशान कर रहे हैं। हम अभी सुबह से इस बात की चर्चा है, जब से सुरेश प्रभु ने रेल बजट पेश किया कि साहब 2020 तक जो है वो सबको कंफर्म टिकट मिलेगा। हम ब्रेक पर जाना चाहते हैं, लेकिन लोग इतने बढ़ जाएंगे, राजीव जी, लोग इतने बढ़ जाएंगे 2020 तक कि मुझे लगता है कि 2020 मैचेस चल रहे हैं क्रिकेट के, उससे कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ रहा है प्रभु जी के ऊपर, और वो ये वादे कर रहे हैं। जेपी अग्रवाल साहब ने जिक्र किया, अग्रवाल साहब आ रहे हैं हम सर, बिल्कुल आ रहे हैं आपके पास। आप ही ने जो बात कही, हम उस पर एक एक्सपर्ट का नजरिया जरा ले लें। अग्रवाल साहब ये कह रहे थे साहब कि किराया आपने बढ़ाया नहीं, आप इस बात की वाहवाही ले रहे हैं, लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमत है उससे तो आपको किराया कम करना चाहिए था। क्या ये पॉसिबल था सर? आप देखिए, पिछले 18 साल में किराए एसी क्लास के या हायर क्लास के बढ़ाए गए, सेकंड क्लास के पिछले 2 साल से ही कुछ बढ़े हैं।
अगर इतना ज़्यादा गैप है और मैंने जो बताया 75,000 करोड़ खर्चा है और 45,000 करोड़ रिकवरी है और 30,000 करोड़ का बोझ जो है फ्रेट पर डाला जाता है और उससे फ्रेट रेलवे लूज करना शुरू कर दी है, तो रेलवे का रेवेन्यू में जो प्रोजेक्शन से शॉर्टफॉल है वो इसी वजह से है। 17,000 या 16,000 करोड़ जो भी शॉर्टफॉल है वो इसी वजह से। रेलवे को आज एक बहुत सख्त मार्केटिंग की जरूरत है, फ्रेट मार्केटिंग की। और रेलवे फ्रेट मार्केट, उसके लिए मंत्री जी ने कहा है कि हम फ्रेट बास्केट को एनलार्ज करेंगे, हम लॉजिस्टिक्स पार्क खोलेंगे। मेरा अनुमान है कि ये सारी मार्केटिंग के डायरेक्शन में है, क्योंकि रेलवे के लिए कोयला के ऊपर सिर्फ डिपेंड करना या मिनरल्स के ऊपर डिपेंड कर देना ये काफ़ी नहीं है। इनफैक्ट कोयले के ऊपर 5 साल बाद में प्रोडक्शन पे लिमिट लग जाएगी, ये आपने कमिट किया इन पेरिस क्लाइमेट कंट्रोल टॉक्स। तो आपका ग्रोथ जो है वो और चीजों से होना पड़ेगा और हाई वैल्यू आइटम में ग्रोथ होगा तो रिकवरी हो पाएगा। ठीक, अग्रवाल साहब आप छोटा सा जवाब दीजिए सर, फिर हम ब्रेक पर जाए। सर मैं उम्मीद कर रहा था अभी वित्त साहब से कि वो उसका साफ जवाब देंगे, उन्होंने नहीं दिया, क्योंकि सरकार को जो किराए कम करने चाहिए थे वो उन्होंने नहीं करे। अब मैं एक और कहता हूं आपको जी, अब इनको जो ट्रैक ये गिर रहे हैं 1 लाख किलोमीटर का ट्रैक है और ये कह रहे हैं कि हम 2,000 किलोमीटर का ट्रैक गिरेंगे। सर 1% भी नहीं हुआ, 1.5-2% अगर ये काम कर रहे हैं तो सर ये कैसे पूरा करेंगे? 2020 में कहां से आ गई ये मार्च 2019 में इनका कार्यकाल खत्म हो रहा है, वायदा आप 2020 का कर रहे हैं। मेरी ये नहीं समझ में आ रहा नहीं, लेकिन आप जनता को धोखा क्यों दे रहे हैं? के चल रहे हैं। अगर आप कोई काम करना चाहते हैं अग्रवाल आप साहब, स्टडी नहीं करी आपने। पीएम मोदी तो काफी पहले से ये मान के चल रहे हैं, वो तो हर चीज की प्लानिंग कम से कम 10 साल की करके चल रहे हैं। आप तो अच्छी तरह जानते हैं, पिछला जो बजट आया था उसमें ही ये तस्वीर दिख गई थी। तो राजीव जी 2050 में ले जाओ ना फिर उसको, मुझे क्या दिक्कत है। ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं सर, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। लेकिन ब्रेक के उस पार चूंकि तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ हैं, हम जरा बहुत सरल करके अपने दर्शकों के लिए समझेंगे, क्योंकि बजट शब्द आते ही बड़ी पेचीदगियां से शुरू हो जाती हैं हमारे आम दर्शकों के लिए। हम ये समझेंगे अपने पैनलिस्ट से कि 3 खूबियां आज के इस रेल बजट की, 3 खामियां जिन्हें रेल मंत्री सुरेश प्रभु दूर कर सकते थे लेकिन वो किन्हीं वजहों से छूट गई, और 10 में से इस रेल बजट को कितने नंबर। एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत हाजिर हो रहा है।